गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। राजनीतिक विज्ञान का यह हमारा 4th क्लास है। पिछली क्लास में हमने राजनीतिक विज्ञान विषय का प्रथम अध्याय के तहत विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास इस पॉइंट को काफ़ी अच्छे से समझे थे। इस पॉइंट के अंतर्गत हम लोग द्विराज सिद्धांत को जाने थे, हमारे देश का विभाजन किस तरह हुआ ये जाने थे, सांप्रदायिकता क्या है इसे जाने थे, शरणार्थी कौन थे तथा उनका पुनर्वास कैसे किया गया ये जाने थे। अर्थात कुल मिलाकर के कहें तो विभाजन का जितना भी लेक्चर था वो सारा का सारा मैंने आप सभी को दे दिया। ठीक है, जितना भी प्रश्न बन रहे थे सभी प्रश्नों को समझा दिया। इसलिए प्यारे बच्चों, आज हम राजनीतिक विज्ञान के प्रथम अध्याय जिसका शीर्षक है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे रजवाड़ाओं का विलय। ठीक है, रजवाड़ाओं का विलय मैं पॉइंट लिख देता हूं। रजवाड़ों का विलय। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो पॉइंट है हमारा रजवाड़ाओं का विलय, इसे समझना आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसे समझना बहुत ही ज़्यादा प्यारे बच्चों महत्वपूर्ण है और इस पॉइंट का कहानी सुनने में आपको आज बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पढ़ाई करने से पहले यदि आपने अभी तक कॉपी पेन नहीं लिए हैं तो कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि आज हम आप सभी को मस्त टॉपिक रजवाड़ाओं का विलय का कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूं। ठीक है, और इसका कहानी बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो अवश्य रूप से ज्वाइन कर लीजिए। पूरे साल का 5 विषय का मात्र आप सभी को 1500 रुपये लग रहे हैं। ठीक है, 1500 रुपये, जिसमें आपको चैप्टर वाइज पढ़ाए जाएंगे, चैप्टर वाइज नोट्स दिए जाएंगे। अक्टूबर से पहले कोर्स को समाप्त करके निःशुल्क गैस क्वेश्चन दिए जाएंगे, टेस्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, टेस्ट भी लिए जाएंगे, अनेक प्रकार का फैसिलिटी दिया जाएगा। तो यदि जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें तुरंत कॉल करें। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। इस नंबर पे कॉल करके आपको जान लेना है कि किस प्रकार से ज्वाइन करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं पॉइंट पे। हमारा पॉइंट है रजवाड़ाओं का विलय। ठीक है, सर्वप्रथम प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, जब हमारा देश गुलाम था अर्थात ब्रिटिश इंडिया, उसका हम लोग मानचित्र बना लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा मानचित्र। माना कि, मानने में कुछ नहीं जाता है, माना कि यह है। हालांकि आज बहुत गड़बड़ बना, कल की तुलना हमसे बना है कि नहीं बना है। तो ये जो है तो प्यारे बच्चों आपका ब्रिटिश इंडिया है। जब हमारे देश का विभाजन नहीं हुआ था, तो जब देश का विभाजन हो गया था, या यूं कहें कि जब अंग्रेज भारत में शासन करता था तो वो शासन किस प्रकार से करता था। तो प्यारे बच्चों ये देखो, ये जो हमारा देश भारत था तो उस समय क्या होता था कि रियासत, बहुत राजा का रियासत हुआ करता, यानी बहुत सारा रियासत था। रियासत, ठीक है, क्या था तो रियासत, रियासत। ठीक है, इस रियासत पर जो राज करता था वह राजा होता था। क्या होता था? राजा। ठीक है, समझ गए? रियासत पर जो राज करेगा वह क्या करेगा? वो राजा करेगा। ठीक है, अब ये जो रियासत था, ये रियासत कुछ तो छोटे रियासत थे, कुछ तो बड़े रियासत थे, यानी कि छोटा बड़ा दोनों रियासत था। कोई रियासत बहुत छोटा था तो कोई रियासत बहुत क्या था? बड़ा रियासत था, अर्थात छोटा बड़ा रियासत था। इन रियासतों में से अधिकांश रियासत, ठीक है, अधिकांश जो रियासत था वह रियासत ब्रिटिश के अधीन थे। किसके अधीन थे? ब्रिटिश अर्थात अंग्रेज के अधीन थे। किसके अधीन थे?
अंग्रेज के अधीन थे। ठीक है, और जितने भी रियासत थे, सारा के सारा जो रियासत थे वो अंग्रेज के ही अधीन अपने प्रांत को चलाया करते थे। ठीक है, बदले में अंग्रेजों को वो कर देते थे। इस प्रकार से आपका था, इस प्रकार से आपको रियासत पर जो है जो राजा था वो आपको शासन किया करता था। ठीक है, तो इसी रियासत को यही रियासत को कहा जाता है रजवाड़ा। ठीक है, इसी रियासत को क्या कहा जाता है? रजवाड़ा। अब प्यारे बच्चों, इस रजवाड़ा को रियासत कहिए, रजवाड़ा कहिए, बात बराबर है। ठीक है, अब इस प्रकार से देखिएगा तो छोटा बड़ा रजवाड़ा ये तो बहुत ज्यादा भारत में लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यानी कि बहुत ज्यादा आपको रियासत था। एक प्रांत में बहुत सारा रियासत था, जैसे सौराष्ट्र प्रांत था, उसमें 14 रियासत था। ठीक है, इस प्रकार से आपको बहुत सारा आपको रियासत हुआ करता था। तो यदि मैं कुल रियासत की बात करूं, ठीक है, कितने रियासत की? तो कुल रियासत की, तो आपको लगभग कुल रियासत की संख्या, अर्थात यूं कहें कि रजवाड़ा का जो संख्या था कितना था? वो 565 रजवाड़ा था। आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है कितना? 565। आपको अलग अलग बुक में अलग अलग प्रकार से ये इसकी संख्या देखने को मिलेगा। चूंकि हम एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, इसलिए एनसीईआरटी के तहत रजवाड़ों की संख्या कितना? तो प्यारे बच्चों 565। अब ये जो 565 रियासत है, अर्थात 565 क्या होगा? राजा होगा। यानी कि सभी रियासत का क्या होगा? तो प्यारे बच्चों राजा होगा। ठीक है, इतना तक समझ गए? ठीक है, अब ये सभी रियासत क्या थे? तो अंग्रेज के अधीन थे, अंग्रेज के अनुसार चला करते थे। जैसा अंग्रेज कहेगा वैसा रियासत का राजा उसको चलाता था। यानी कर देना है तो कर दो, इस प्रकार से जो भी नियम अंग्रेज के अधीन आपको चला करते थे। लेकिन क्या हुआ? अंग्रेज तो कहा कि भारत को अब हम तुमको आजाद कर रहे हैं। अब जब आजाद होगा तो भारत पे किसका? तो भारत के साथ साथ ये तो रियासत भी तो आजाद हो जाएगा ना। रियासत आजाद हो जाएगा कि नहीं आजाद हो जाएगा? अर्थात तो भारत जो बना हुआ है वो तो रियासत के जोर से बना हुआ है। ठीक है, अर्थात रियासत भी क्या हो गया? आजाद हो गया। इसका मतलब है कि पहले जो रजवाड़ा अंग्रेज का अधीन चला करता था, अब वो अंग्रेज का अधीन नहीं चलेगा, बल्कि वो अपने अनुसार से वो चल सकता है। ठीक है, अब अंग्रेज जो है, अंग्रेज इस रियासत को कहता है, क्या कहता है? रियासत को कहता है कि देखो रियासत, ठीक है, तुम्हारे पास 3 गो ऑप्शन है। कितना ऑप्शन है? 3 गो ऑप्शन। रियासत कहो या रजवाड़ा, या तो तुम भारत में मिल जाओ, भारत में रहो। ठीक है, इन 5 रियासत से या तो तुम भारत में रहो पहला, या तो तुम पाकिस्तान में मिल जाओ। किस में मिल जाओ? या तो तुम पाकिस्तान में मिल जाओ, या तो तुम क्या करना है तो अपना स्वतंत्र अपना लो, अर्थात अपना खुद का एक देश बना लो। तो खुद का देश बनाने के लिए आपको कहा जाता है स्वतंत्र अस्तित्व। ठीक है, स्वतंत्र अस्तित्व, या तो अपना खुद का स्वतंत्र अस्तित्व कर लो, अर्थात खुद का अपना एक देश बना लो। क्या बना लो? अपना देश खुद का। तो इन रियासतों के पास आपको 3 ऑप्शन था, यानी 565 जो रियासत था लगभग, इसके पास आपको 3 ऑप्शन था। या तो ये सभी रियासत भारत में मिल जाएगा, या तो पाकिस्तान में मिल जाएगा, या तो वो अपना क्या बना लेगा? तो खुद का एक देश बना लेगा। ऐसा अंग्रेज बोल दिया। ठीक है, तो इन रियासतों को अब देखिए भारत में जोड़े रखना ये सबसे बड़ा चुनौती था कि नहीं चुनौती था? सबसे बड़ा चुनौती था। इसी चुनौती को तो हमारे सरदार, ठीक है, पटेल जी, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कड़ी मेहनत से जोड़ा। इसलिए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। आज यदि भारत इतना बड़ा देश है, इतना रजवाड़ों इसमें जुड़े हुए हैं, इसका पूरा क्रेडिट सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जाता है। ठीक है, तो 565 रियासत में बहुत रियासत आपको जो है भारत में आके जुड़े, बहुत रियासत पाकिस्तान में गए। ठीक है, और लेकिन कुछ ऐसे भी रियासत थे जिसे भारत में
विलय करना अर्थात जोड़ना काफी ज्यादा कठिन साबित हुआ। ठीक है, काफी ज्यादा क्या हो गया था प्यारे बच्चों, कठिन साबित हुआ। ठीक है, तो देखिए जितना भी आपका जो रियासत था उन रियासत को भारत में जोड़ने के लिए एक सहमति पत्र बनाया गया। क्या बनाया गया? एक सहमति पत्र। ठीक है, सहमति पत्र। इसका मतलब है इस पत्र से क्या आप भारत में विलय करने के सहमत हैं? यदि सहमत है तो सिग्नेचर कर दीजिए। इस प्रकार से पत्र बनाया गया था। उस पत्र का आपको नाम था, मैं नाम लिख देता हूं, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेशन। ठीक है, इसका नाम था, इस पत्र का नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ठीक है, अब जो भी भारत में जुड़ना चाहता था वह क्या करता था, तो वह इस पत्र पर साइन कर देता था। अब जैसे ही साइन किया वह भारत में क्या हो गया, तो जुड़ गया। ठीक है, अब अंग्रेज में बस एक ही गलती हो गया कि अब ये जो रजवाड़ा था, ये रजवाड़ा को कहा कि या तो तुम भारत में मिलो कि पाकिस्तान में मिलो कि खुद का एक अपना देश बना लो। अब इसका निर्णय कौन लेगा? रियासत की जनता लेगी कि उसका राजा लेगा? ये सबसे बड़ा चुनौती। क्योंकि रियासत का मैंने क्या बोला, जो राज करता था वो राजा था, यानी राजा होता था। तो अंग्रेज ने इसका रियासत को मिलाने का जो निर्णय है कि वो भारत में मिलना है कि पाकिस्तान में मिलना है कि खुद का देश बनाना है, इसका डिसीजन लेने का हक सिर्फ राजा को दिया था। किसको दिया था? राजा को, जनता को नहीं दिया था। ठीक है, जनता को नहीं दिया था। अर्थात मान के चलिए कि कोई क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र था, जैसे कि मान के चलो ये मेरा हो गया जम्मू कश्मीर क्षेत्र हो गया, इसमें जनता मुस्लिम बहुल है जबकि इसका राजा हिंदू है। ठीक है, तो राजा तो चाहेगा हम कहाँ मिले, हम तो भारत में मिल जाए, जबकि जनता क्या चाहेगी, जनता कुछ और चाहेगी। ठीक है, इसी प्रकार जो डिसीजन है वो जनता के हाथ में नहीं था बल्कि किसके हाथ में था? राजा। अर्थात 565 का या राजा ही यह तय करेगा कि हमको भारत में मिलना है कि पाकिस्तान में मिलना है कि खुद का एक देश बनाना है। ठीक है, खैर जो भी हो राजा डिसीजन लेते हैं और अंत में या तो भारत या तो पाकिस्तान में वह विलय करते हैं। शेष 4 ऐसे रियासत होते हैं जो कि भारत में विलय करने में काफ़ी ज़्यादा कठिन साबित होता है, यानी बहुत ही ज़्यादा कठिन। उसको भारत में मिलाने में जो है समझिए कि लोहे का चने जैसा कठिन साबित हुआ और वो भारत में मिलाना अति आवश्यक भी हो गया था। वह आपका क्षेत्र कौन है? वो चारों क्षेत्र में उसका नाम लिख देता हूं। इसको आप लोग बाबूजी याद कर लीजिएगा, घोर करके पी जाइए। सबसे पहले आता है जूनागढ़। ठीक है, इसका मैं लोकेशन भी बताऊंगा कि जूनागढ़ कहाँ है। ठीक है, जूनागढ़ को भारत में मिलाने में काफी कठिन साबित हुआ। दूसरा आपको आ जाता है हैदराबाद, इसे भी भारत में मिलाने में काफी कठिन साबित हुआ। तीसरा आपको चले आता है मणिपुर, मणिपुर को भी भारत में मिलाने में कठिन साबित हुआ। और चौथा आ जाता है जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर को भी भारत में मिलाने में काफी ज्यादा कठिन साबित हुआ। ठीक है, अर्थात ये 4 ऐसे देशी रियासत थे जो भारत विलय में काफी कठिन साबित हुए। ठीक है, आपके एग्जाम में लघु में कई बार ये प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं कि किन देशी 4 रजवाड़ाओं को भारत विलय में अन्य रियासतों की तुलना अधिक कठिन साबित हुई। तो किन 4 देशी रियासत था? कौन ऐसा 4 देशी रियासत था जो अन्य रजवाड़ों की तुलना में भारत विलय में अर्थात भारत में मिलाने में काफी ज्यादा कठिन साबित हुआ? वो 4 को कौन था? तो 4 को आपको नाम लिखना पड़ेगा। तो वो 4 कौन था? उत्तर इस प्रकार से दीजिएगा, जूनागढ़, हैदराबाद, मणिपुर और जम्मू कश्मीर। ठीक है, यदि मैं जूनागढ़ की बात करूं तो जूनागढ़ प्यारे बच्चों आपको यहां पड़ जाता है, ये है जूनागढ़। मैं डार्क कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है,
जूनागढ़, हम नाम भी लिख दिया। यहां पर मेरा आ जाता है हैदराबाद। इस प्रकार से ये है आपका हैदराबाद एक बड़ा प्रांत था ना जी, एक शहर थोड़ी था, बड़का प्रांत था। इसका जो प्रांत था इतना बड़ा प्रांत था। आज का देखिएगा ना महाराष्ट्र का कुछ भाग पहले हैदराबाद का प्रांत था। कर्नाटक का कुछ भाग पहले हैदराबाद का प्रांत था। आंध्र प्रदेश का कुछ भाग पहले हैदराबाद का प्रांत था। यहां तक कि आज का जो तेलंगाना देख रहे हैं वो पूरा का पूरा हैदराबाद में आता था। समझ गए? तो इतना बड़ा प्रांत था। ये पूरा हो गया हैदराबाद। यहां पर है हैदराबाद। दो लोकेशन मैंने बता दिया। अब आता है जम्मू कश्मीर, तो पते होगा या पूरा जम्मू। अभी तो बेचारा अलग हो गया, जम्मू अलग हो गया, लद्दाख अलग गया, तो आपको पूरा ड्रॉ कर देना है उस समय के। ये हो गया, हम इसको शॉर्टकट में लिख देते J&K। समझ जाइएगा, जम्मू और कश्मीर। आप लोग बहुत समझदार हैं ना, कमेंट करके लिखिएगा जी सर हम समझदार हैं। ठीक है, अब शेष बच जाता है तो मणिपुर। तो मणिपुर बेचारा यहां पर था, मणिपुर। ठीक है, ये हो गया मणिपुर। ठीक है, तो चारों का मैंने लोकेशन भी बता दिया। ये 4 ऐसे देशी रियासत थे जो अन्य रियासतों की तुलना में भारत विलय में काफी ज्यादा कठिन साबित हुए। जूनागढ़ यहां पर है, हैदराबाद, मणिपुर, जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब जूनागढ़ कैसे भारत में विलय हुआ, इस पर आपके एग्जाम में कभी प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। ये आपके बुक में भी नहीं दिया गया, सिलेबस में भी नहीं दिया गया। इसको नहीं पढ़ना है, छोड़ देना है। बस इतना जान लीजिए कि जूनागढ़ आसानी से बाद में मिल गया। ठीक है, इसलिए इसको कट दिए। हमको पढ़ना है हैदराबाद का कहानी, देखना है कि हैदराबाद का भारत में कैसे विलय हुआ, मणिपुर का कैसे हुआ और जम्मू कश्मीर का विलय कैसे हुआ। अब ये जो जम्मू कश्मीर का जो विलय है भारत में कैसे हुआ, प्यारे बच्चों, इसको हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 8 में। अध्याय 8। ठीक है, इसे हम कहां पढ़ेंगे? अध्याय 8 में पढ़ेंगे। पहले ये आपकी अध्याय 1 में था, पहले था, लेकिन अब नहीं है। अब इसे हटा करके 8 में कर दिया गया। पूछिए क्यों? क्योंकि अनुच्छेद जो आपका जो धारा जो था 370 उसको तो हटा दिया गया। हटाने के बाद जम्मू कश्मीर का बहुत बड़ा कहानी निकलता है, इसलिए इसका जो पूरा कहानी है वो अध्याय 8 में दिया गया। इसलिए प्यारे बच्चों, जो जम्मू कश्मीर का जो कहानी है कि किस प्रकार जम्मू कश्मीर भारत का अंग बना, कश्मीर समस्या क्या है, ठीक है, ये सारा का सारा कहानी हम अध्याय 8 में आपको बताएंगे। यदि आप लोग चाहते हैं कि नहीं सर आप बताइए अध्याय 8 में है तो क्या हुआ, हमको कहानी जानना है, तो कमेंट करके लिखिए, तो हम आपको नेक्स्ट डे बता देंगे। ठीक है, तो आज हम जो कहानी देखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद का देखेंगे और मणिपुर का देखेंगे। इतना इन दोनों का कहानी देख लेंगे कि भाई कैसे इसका विलय भारत में हुआ, हमारा ये रजवाड़ों का विलय वाला कहानी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। आपके एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि हैदराबाद का विलय भारत में किस प्रकार हुआ, मणिपुर का विलय भारत में किस प्रकार हुआ, ये आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। यहां से भी 2 प्रश्न बन गए। पहला प्रश्न, हैदराबाद का विलय भारत में कैसे हुआ, मणिपुर का विलय भारत में कैसे हुआ। ठीक है ना, तो चलिए आज हम आपको समझा देते हैं कि हैदराबाद का भारत में विलय कैसे हुआ। तो प्यारे बच्चों, ये जो देख रहे हैं हैदराबाद, ये हो गया हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद का जो प्यारे बच्चों जो क्षेत्र था वो क्षेत्र काफी बड़ा क्षेत्र था। क्या था? तो काफी बड़ा क्षेत्र था। अब हैदराबाद में दिक्कत ये था कि चारों पट्टी जो लोग रहते थे वे लोग हिंदू रहते थे। क्या रहते थे? हिंदू। ठीक है, यानी चारों पट्टी कौन रहे, हम यहां पर से पूरे डार्क कर देते, यानी जनता कहिए, हैदराबाद की जनता। ठीक है, हैदराबाद की जनता कौन थी? तो प्यारे बच्चों हिंदू। जबकि शासक कौन था? शासक अर्थात यूं कहें कि राजा था मुस्लिम। राजा क्या था? मुस्लिम। ठीक है, अब देखिए हैदराबाद का जो शासक होता था अर्थात जो राजा होता था वो राजा कहलाता था निजाम। इसको लिख लीजिए, क्या कहलाता था? निजाम।
ठीक है। निजाम प्यारे बच्चों ये नाम नहीं है, निजाम आप जो सुनते हैं कि ये नाम है, ये नाम नहीं है, बल्कि हैदराबाद में जो शासन करता है उसे ही निजाम कहा जाता है। अर्थात निजाम एक प्रकार का क्या हो गया था प्यारे बच्चों, राजा हो गया। ठीक है। अब ये जो निजाम जो था हैदराबाद का, यह पूरे दुनिया का दौलत मंद में शुमार, यानी इसके पास इतना धन दौलत था, इतना धन दौलत था कि उस समय बहुत बड़ा बड़ा देश का भी जीडीपी से ज्यादा इसके पास धन दौलत था। ठीक है। अब निजाम चाहता था कि हम भारत में नहीं मिले, हम भारत में हमको नहीं मिलना है, कुछ भी कर लो हम भारत में नहीं मिलेंगे, हम अपना खुद का एक देश बनाएंगे। क्या बनाएंगे? तो प्यारे बच्चों देश बनाएंगे। तो निजाम भारत में नहीं मिलना चाहता था, इसका बहुत सारा कारण था। पहला, उस कारण को हम बाद में देखेंगे, पहले आप यहां पर देख के बताइए, इस भारत में यदि गोल गोल हैदराबाद यदि देश बन जाता हैदराबाद, तो लगता कि हमारे देश में जो है बीच में एगो घाव हो गया, पेट में क्या हो गया, एगो घाव हो गया। इस प्रकार चारों पट्टी देश गोल गोल हैदराबाद देश रहेगा, चारों पट्टी बात तो नहीं लगेगा कि घाव हो गया। कितना खराब लग रहा है, खराब लग रहा है। ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हर कीमत पे हैदराबाद को अपने भारत में विलय कराना चाहते थे। इसका कई कारण थे। पहला तो हैदराबाद का पूरा जनता, अधिकतम जनता हिंदू थी, अर्थात जो देश का विभाजन था वो धर्म के आधार पर हुआ था। इसलिए धर्म के तहत चूंकि इस क्षेत्र का जनसंख्या हिंदू बहुल था, अतः हैदराबाद को भारत में विलय करना चाहिए था। ठीक है। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है पूरा जोर लगा दिया कि नहीं, हम हैदराबाद को लेकर रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। इसी पे जो है हैदराबाद का जो शासक था निजाम, वो भारत में नहीं मिलना चाहता था। नहीं मिलने का सबसे पहला कारण ये था कि निजाम के पास अथाह धन दौलत था, यानी खूब पैसा था। इतना पैसा था कि जिसका कोई वर्णन नहीं है। यदि निजाम, ठीक है, यदि हैदराबाद भारत में मिल जाता तो वह धन दौलत किसके तहत आ जाती, तो भारत सरकार के तहत आ जाती। अर्थात निजाम को अपने धन से क्या करना पड़ता, तो हाथ धोना पड़ जाता, यानी बहुत प्रतिशत में कुछ प्रतिशत हो जाएगा जिस हिसाब से उसको ये हाथ धोना पड़ जाता। इसलिए वो कभी नहीं चाहता था कि हम भारत में मिले। ठीक है। तो यहां तक तो बात तो ठीक था, यहां तक तो समझ में आ रहा है। लेकिन निजाम में एक और खराबी था। जो निजाम था वो काफी ज्यादा अत्याचारी था, क्रूर टाइप का था। वह जो खास करके जो गैर मुसलमान महिलाएं थे गैर मुसलमान, उस पर काफी ज्यादा अत्याचार करते थे। क्या करते थे? अत्याचार करते थे। और जनता पर भी, गैर मुसलमान जनता पर भी काफी ज्यादा अत्याचार करते थे, जिस कारण जो है आपको जनता काफी, हैदराबाद की जनता काफी दुखी थी। और अंत में जनता ने क्या किया, तो आंदोलन आपको छेड़ दिया, खास करके तेलंगाना क्षेत्र का। तो ये जो आंदोलन जो छेड़ दिया जनता, तो इस आंदोलन को, ठीक है, इस आंदोलन को रोकने के लिए निजाम ने अपना अर्ध सैनिक को भेजा, यानी आधा सैनिक को भेजा। तो जो निजाम का जो अर्ध सैनिक था वो कहा जाता था रजाकार। क्या कहा जाता था? रजाकार। ठीक है। अब रजाकार जो है वह मुस्लिम हुआ करते थे। कौन थे? तो मुस्लिम, अर्थात जो भी जो सैनिक था वह रजाकार आपको मुस्लिम होते थे, काफी शक्तिशाली होते थे, क्रूर टाइप का होते थे, अत्याचारी थे, बलात्कारी टाइप का आपको थे ये रजाकार। ठीक है। तो जिस कारण ये रजाकार क्या किया था, तो हैदराबाद का जो जनता था जो आंदोलन कर रहा था उसको मारा, काटा, महिलाओं के साथ बलात्कार किया, इस प्रकार से अनेक क्रूर टाइप से आपको ये कार्य किया। तो जिस कारण जनता और भी ज्यादा दुखी हो गई, इसका सूचना पूरे देश भर में फैल गया। अंत में सरदार वल्लभ भाई कहे कि नहीं, यह वार्तालाप से नहीं होगा, अब तो कुछ पावर दिखाना पड़ेगा। अंत में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया पता है? एक मिशन निकाले, उसका नाम है चुपके से ऑपरेशन पोलो। क्या निकाले? ऑपरेशन पोलो। ये जो ऑपरेशन पोलो है आपको 1948 में आपको निकाला गया था, चुपके से। 1948 वो महीना था शायद सितंबर का। ठीक है। हाँ, सितंबर का ही महीना था, सितंबर कहां पर लिख दे हम इसको, यहां पर लिख देते हैं। ठीक है। सितंबर 1948 को भारत ने क्या किया? गुप्त रूप से एक मिशन चलाया
ऑपरेशन पोलो। चूंकि उस समय पोलो का मैदान बहुत हुआ करता था, इसलिए ऑपरेशन पोलो एक मिशन निकाला और उस मिशन के तहत पूरे हैदराबाद को चारों पट्टी भारतीय सैनिक ने घेर लिया और अंत में निजाम को भारत के समक्ष सिलेंडर करना पड़ा। और जैसे ही निजाम ने अपना आत्मसमर्पण भारत को किया, आपको हैदराबाद क्या हो गया? तो हैदराबाद भारत का एक अभिन्न अंग हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अतः हैदराबाद, अब यहां पे प्रश्न आता है कि हैदराबाद भारत में विलय कब हुआ? तो उत्तर हो जाएगा सितंबर 1948 में। किस मिशन के तहत? तो ऑपरेशन पोलो मिशन के तहत। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हैदराबाद का विलय भारत में कैसे हुआ, इसे समझने में तो किसी भी प्रकार को आपको कठिनाई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। कमेंट करके बताइएगा। आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं कि हैदराबाद का जो विलय है वो भारत में आपको कैसे हुआ। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट आपका जो आता है मणिपुर, कि मणिपुर ये जो प्रांत है आप यहां पर देख रहे हैं कि मणिपुर का भारत में आपको कैसे विलय हुआ। तो देखिए प्यारे बच्चों, मणिपुर का जो भारत में विलय है काफी ज्यादा आसानी तरीके से हुआ। आपको मणिपुर में जो मणिपुर का जो राजा था, वह राजा ने क्या किया? देखिए मणिपुर में दिक्कत यह था कि कांग्रेस भी था, तो कांग्रेस चाहता था कि नहीं, कांग्रेस चाहता था कि जो मणिपुर है वो भारत का भी अंग बने, जबकि वहां का कुछ लोग चाहते थे कि नहीं हम खुद का देश बना। ऐसे में क्या हुआ कि मणिपुर में आपको चुनाव हुआ। यह चुनाव हुआ जून में, जून 1948, शायद ये भी आपको था सब जून 1948, यहां पर मैं लिख देता हूं जून 1948। जून 1948 में मणिपुर में चुनाव होता है। उस चुनाव में जनता मतदान करती है। क्या करती है कि हम भारत में, यानी जनता मत देती है कि जनता को भारत में रहना है कि अलग देश में रहना है, यानी मणिपुर को खुद का एक देश बनाना। तो अधिकतम जनता का मत आया कि वह जनता भारत में रहना चाहती है, इसलिए उस चुनाव के आधार पर मणिपुर को भारत का एक अभिन्न अंग बनाया गया। अतः हम कह सकते हैं कि सबसे पहले यदि किसी रजवाड़ा को भारत में चुनाव के आधार पे अभिन्न अंग बनाया गया तो वह कौन है? तो प्यारे बच्चों आपको मणिपुर, ये आपका इकलौता है जो चुनाव के बेसिस पर सबसे पहले आपका भारत का एक अभिन्न अंग बना। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार मणिपुर क्या हो गया? तो भारत का एक अभिन्न अंग बन गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपका ये जो पॉइंट है रजवाड़ाओं का विलय, आपको ये सभी पॉइंट हम आपको समझा दिए हैं। इसमें बस एक आपको बचता जम्मू और कश्मीर का विलय। ये आपको अध्याय 8 में है, इसलिए इसे हम अध्याय 8 में काफी अच्छे से समझाएंगे। या यदि आप चाहते हैं कि इसे मैं इसी अध्याय में समझा दूं तो आप कमेंट करके आप जवाब दे दीजिए। ठीक है, तो मैं आपको नेक्स्ट डे आपको समझा दूंगा। अब यहाँ पे प्रश्न बनता है कि इतने टॉपिक में से कुल कितना प्रश्न बन रहा है। देखिए सबसे पहला आपको प्रश्न बनता है, हाँ सबसे पहला प्यारे बच्चों प्रश्न आपको बनता है, किन 4 देशी रियासतों को भारत विलय में अन्य रजवाड़ों की तुलना में कठिन साबित हुआ? कमेंट करके लिखिएगा 4 गो। कौन सा होगा? एक होगा जूनागढ़, हैदराबाद, मणिपुर, जम्मू कश्मीर। एक क्वेश्चन खत्म, स्वाहा। ठीक है, दूसरा प्रश्न, हैदराबाद का भारत में विलय कैसे हुआ? खत्म। तीसरा प्रश्न, मणिपुर का भारत में विलय कैसे हुआ? समाप्त। ठीक है, तो यहां से 3 प्रश्न इंपोर्टेंट निकलते हैं, तीनों मैंने बता दिया। या यूं कहे तो अपोलो मिशन क्या, ये भी प्रश्न आपको कभी कभी बना देता, हालांकि इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, तो अब प्यारे बच्चों जो नेक्स्ट डे मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट डे जो लास्ट आपका जो पॉइंट है राज्यों का पुनर्गठन, उसे मैं काफी अच्छे से समझाऊंगा, जिसके अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग क्या है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम क्या है, किस प्रकार भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश देश बना, आंध्र प्रदेश देश क्यों बना, फिर बाद में बॉम्बे का विभाजन क्यों करना पड़ा। ठीक है, तो सभी जानकारी देकर के मैं नेक्स्ट क्लास में जो लेक्चर है वो आपको राज्य पुनर्गठन अधिनियम को अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यदि आपने अभी तक हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हुए हैं तो आप अवश्य रूप से कर ले। हमारा नंबर है 70-150-45-52। पूरे साल भर का मात्र आपको 1500 रुपये लग रहे हैं 5 विषय के। आप ही सोचिए कम है कि ज्यादा है। ठीक है,
तो बस कॉल करके ज्वाइन कर लीजिए। लॉकडाउन लगने वाला है, नहीं रुकेगा, जुलाई तक आपको रहेगा। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, जय हिंद।